वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन एक्सरसाइज 6B नूतन आरबी त्रिपाठी। इसमें कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं और मैं समझता हूँ बड़ा इजी वे में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6B नूतन आरबी त्रिपाठी। इसमें हमें फाइंड द वैल्यू तो ये आपको मैंने पिछले कंसेप्ट में समझाया था कि 3/3 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे सॉल्व करते हैं। 3 - 4 5 और 1 1 - 2 1 1 - 2 2 3 1 ये। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग बाय, अब यहाँ प्रॉपर्टीज यूज नहीं करना है, प्रॉपर्टीज यूज वाले क्वेश्चंस आगे की एक्सरसाइज में आएंगे। इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंडिंग बाय R1। तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 का कॉलम और रो दोनों डिलीटिंग कर दो, तो ये 1 - 2 3 1। 3 की रो हटा दो, 3 का कॉलम हटा दो, उसके बाद जो इसका कोफैक्टर बचेगा वो लिख दिया। -4 इसका कोफैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये +4 क्यों हो गया, क्योंकि ये वाला कोफैक्टर माइनस में आता, तो -4 और प्लस और एक यहाँ का माइनस इसे पॉजिटिव कर देगा, तो -4 का कोफैक्टर 1 - 2 2 1। -4 का कोफैक्टर क्या बनेगा, 1 - 2 2 और 1 +5। 5 का कोफैक्टर है 1 1 2 3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसे 5 का कोफैक्टर निकालना है तो 5 का कॉलम और रो को डिलीट कर दिया, तो ये बचा, ये हमने उधर लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 + 6 + 4 1 + 4 हो जाएगा, प्लस का 5 3 - 2 हो जाएगा। ये 6 1 7 7 3 21 4 1 5 5 4 20 और ये +5 भी बचेगा, तो 20 और 21 41 5 46 46 इसका आंसर है। बस हमारा आंसर इसका यहीं फिनिश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस आगे देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 बिल्कुल सेम इसी वे में सॉल्व करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो है तो लगभग ऐसा ही। ये चश्मा लगाने का बड़ा रट्टा है, चलो, क्योंकि नज़दीक का चश्मा है और इसके बिना दिखता नहीं है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। है तो बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट रहती है इसकी, इस वाले सवाल की, इसलिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ। x + 1 - 3 4 -5 x + 2 2 4 1 x - 6 = 0। ये सवाल में कह रहे हैं कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि डिटर्मिनेंट 0 हो। ओके, चलिए बिल्कुल सिंपल उसी वे में सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करते हैं, किसी भी कॉलम किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, R1 से एक्सपेंड करते हैं, तो x + 1 और x + 1 का कोफैक्टर क्या होगा बताइए आप लोग, यही होगा x + 2 2 1 x - 6 माइनस माइनस +3 हो गया
और 3 का कोफैक्टर आएगा -5 4 और 2x - 6 प्लस 4 का कोफैक्टर आएगा -5 4x + 2। कोफैक्टर निकालना आप लोग सीख ही गए होंगे, सिंपल वे है। उसकी रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं, x + 1। हाँ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x + 2, चलो डायरेक्ट ही कर दें, x² - 4x - 12 और माइनस का 2 प्लस 3 माइनस के 5x 30 हो गए, माइनस के 8 और प्लस का 4 माइनस का 5 और माइनस के 4x - 8 इक्वल टू 0। x + 1 ये आया x² - 4x माइनस के 14 प्लस का, चलो बाद में डायरेक्ट कर देंगे, -5x और प्लस के 22 सॉरी 30 -8 कितने 22 और प्लस का 4 और ये माइनस का 4x -5 और -8 -13 हो गए इक्वल टू 0। हाँ, ये कैलकुलेशन बड़ी है इसकी, एक बार रफ करना पड़ेगा। x का इंटू कर दो तो x³ - 4x² माइनस का 14x 1 का इंटू करो तो सीधा फैक्टर जैसा का जैसा नोट कर दो, x² - 4x - 14 और माइनस के 15x 3 दूनी 6 3 दूनी 6 माइनस के 16x और माइनस के 13 दूनी 26 13 चौक 52 इक्वल टू 0। ठीक है, बस कैलकुलेशन केयरफुली करना है, यहाँ मिस्टेक ना हो जाए। x³ की एक ही टर्म है -4x² प्लस का x² तो बचा माइनस का 3x² माइनस के 3x², 4x² और प्लस का x² वाली कोई टर्म इसमें है नहीं। अब x वाली टर्म काउंट करते हैं, माइनस के 14x माइनस के 4x माइनस के 18x और 18 और 15 8 5 13 18 और 15 8 5 13 और 33 माइनस के 33 चल रहे हैं यहाँ तक, माइनस के 33 और माइनस के 16 माइनस के 33 और 16 6 3 9 3 1 4 49 माइनस के 49x। अब कांस्टेंट वैल्यू देखते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू ये 0 हो गई, माइनस के 14 माइनस के 52 ये 66 हो जाएंगे और ये ख़त्म हो गया बस। x कॉमन ले लेते हैं तो x² - 3x माइनस के 49 इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो एटलीस्ट 1 विल बी 0। ठीक है, और रफ करते हैं। और यहाँ लिखेंगे इफ x = 0 तो एक आंसर तो x = 0 आ गया एंड दूसरे दो आंसर इसके फैक्टर सॉल्व करके आएंगे। अच्छा जी, मैं बाद में बताऊंगा कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसके फैक्टर्स होंगे, लीनियर फैक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे। लीनियर फैक्टर वो भी रैशनल नंबर में, तो इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। इसका देखो मैं कंसेप्ट बता दूं, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और डिस्क्रिमिनेंट अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो उसके किसी भी हालत में लीनियर फैक्टर्स नहीं हो सकते। जैसे इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं d = b² माने 9 और -4ac 4 × 49 तो 9 और माइनस का 49 था तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, b² - 4 और c वैल्यू माइनस की तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 9 चौक 36 और 4 चौक 16 3 19 50 × 4 कितने होंगे 200
और 200 में से 4 हटा दो 196, और 196 और 9 कितने हो गए, 196 और 9 हो गए 9 6 15 225। नहीं इतने तो नहीं होना चाहिए, 9 6 15 की 5 हसला की 1 9 1 10 205 इसका। हाँ तो 205 जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया, तो आपको पता है कि 205 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकलेगा इसका। तो दैट इज आपकी ये जो इक्वेशन निकल के आई है वो हमें फॉर्मूले से सॉल्व करने पड़ेंगे, इसके लीनियर फैक्टर्स नहीं होंगे। तो भाई फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस बी माने +3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट अपन ने निकाल ही लिया, और अपॉन 2a। तो ये एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, बस इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि इसके लीनियर फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे। कैसे पता लगाया, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है, माने किसी नंबर का वो स्क्वायर होता है, तो उसके फैक्टर्स, उसके अपन लीनियर 2 फैक्टर्स कन्वर्ट कर सकते हैं, वैल्यू रैशनल आएंगी। मगर डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स 100% इररेशनल वैल्यूज में आएंगे। ओके चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताना है कि x साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो डिटर्मिनेंट दी है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, माने इसकी वैल्यू में थीटा नहीं आएगा। -x 1 कॉस थीटा 1x, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि सारणिक दिश थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र का मतलब ये है कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल्टा, तो उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू पे डिपेंड नहीं होना चाहिए इसका रिजल्ट। तो अपन कह देंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ओके, तो एक्सपेंडिंग बाई R1 x का कोफैक्टर -x 1 x, फिर इसका कोफैक्टर माइनस लगाएंगे, माइनस साइन थीटा का कोफैक्टर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। प्रूव करने वाले सवाल बढ़िया रहते हैं क्योंकि प्रूव करने में पता चल जाता है कि हमने कैलकुलेशन सही की है या गलत की है। कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और -x 1, x माइनस का x स्क्वायर -1 माइनस साइन थीटा माइनस का x साइन थीटा, ओके, माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा प्लस का x कॉस थीटा। x का इंटू और कर दो तो -x³ ठीक है, -x³ माइनस x प्लस इसका इंटू इससे कर रहे हैं तो x साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस का x कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग देख रहे हैं कि ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, प्लस माइनस की थी। ओके, तो -x³ माइनस x प्लस ये वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म में x कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये प्लस x रह गया। साइड से लिख सकते हैं आप लोग कि ये 10th क्लास में आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो -x और x कैंसिल आउट हो गया, -x³, ये प्रूफ हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट निकल के आया इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन थीटा, मतलब
डिटर्मिनेंट में थीटा की कोई भी वैल्यू रखें, हम कोई भी वैल्यू रखें, आंसर आपको -xq ही मिलेगा। इसी को बोलते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ओके, लास्ट में लिख दो हेंस इट इज माने डिटर्मिनेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए प्रूव करने वाले सवाल एग्जाम में आप लोग अगर चॉइस में दिया है तो प्रूफ वाला एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ना वो एमपी बोर्ड सिलेबस में है, ना सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में है, ना आईआईटी में कोई क्वेश्चन आता है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 9 वो सिंपल डिटर्मिनेंट है, तो 9 तो कर सकते हैं वही सॉल्व आप लोग। इसको 9 वाली तो और भी सिंपल है, इसको C3 से एक्सपेंड कर देना क्योंकि C3 में 2 जीरो है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अच्छा सवाल है, ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, डेल्टा 0 साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन बीटा और कॉस एल्फा और माइनस साइन बीटा और 0। देखो इसको भी आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विथआउट एक्सपेंडिंग मेथड, माने एक्सपेंड हमको करना ही नहीं हो, तो उस समय ध्यान से देखना, आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी थी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स माने विषम सममित आव्यूह पढ़ी थी। तो विषम सममित आव्यूह की क्या पहचान है? इसका प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं और ये वाला मेंबर ये के इसके इक्वल है, ये वाला मेंबर इसके इक्वल है, ये वाला मेंबर इसके इक्वल है, बट अपोजिट साइन में। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। 0 साइन एल्फा, ट्रांसपोज को हिंदी में बोलते हैं परिवर्त। परिवर्त माने हमने रो को कॉलम में लिखना चालू कर दिया, अब मैं दूसरी रो को कॉलम में लिख रहा हूँ, अब मैं तीसरी रो को कॉलम में लिख रहा हूँ, कॉस एल्फा माइनस साइन बीटा और 0। उसके बाद पहली वाली रो, दूसरी वाली रो, तीसरी वाली रो, तीनों से -1 कॉमन ले लीजिए तो माइनस आ जाएगा साइन। तो 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा और माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन बीटा और 0। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक क्वेश्चन 1 से देखिए, आपकी यही डिटर्मिनेंट फिर रिपीट हो गई जैसी की जैसी। तो डेल्टा इक्वल टू, हम इसको माइनस डेल्टा लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ तो डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, तो 2 डेल्टा इक्वल टू 0। तो हमारे इस डेल्टा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ चुकी है। ये मेथड मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंडिंग मेथड से भी कर सकते थे, आंसर 0 ही आता। मगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि विथ आउट एक्सपेंडिंग मेथड, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में लिख के आ जाता है, एमपी बोर्ड में तो दे भी सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर विथआउट एक्सपेंडिंग मेथड है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट है तो उसके मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे एक्सरसाइज सी का कल, क्योंकि बच्चों ने मेरे से कहा है कि सर एक दिन में एक ही एक्सरसाइज का वीडियो बनाओ, वो भी थोड़े थोड़े कुछ समय बाद। ठीक, ओके, थैंक्स।